Okay, welcome student. So up to last lecture we completed gravitational potential for solid sphere. Now in today's lecture we are studying next bit that is gravitational sphere. तो हमें अब न्यू बिट स्टडी करना है that is gravitational potential. Gravitational potential due to spherical shell. तो अब देखिएगा केस फर्स्ट क्या रहेगा. केस फर्स्ट इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. ओके, आउटसाइड रहेगा. ओके, आउटसाइड द स्फीयर. ओके, अब देखिएगा आउटसाइड द स्फीयर अगर है स्फेरिकल शेल तो यहाँ पर भी वैसे रहेगा जैसे पिछली बार था. आउटसाइड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r पर माइनस जीएम बाय स्मॉल r रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा. ओके, और फिर केस सेकंड रहेगा. केस सेकंड मतलब क्या रहेगा आप देखिएगा व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R एट द टाइम सरफेस पर रहेगा. तो ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पर है तो आपको पता है स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R हो जाता है, तो माइनस जीएम बाय कैपिटल R होगा. अगर आपने जो मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का टर्म बताया था तो आपको पता होगा स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है बताओ. टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपको जरूर इसका आंसर आएगा. बताओ स्फेरिकल शेल के इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है. inside the spherical shell gravitational field intensity is okay, राइट आंसर है. ठीक है, ठीक है, 4-5 स्टूडेंट ने आंसर दिया है, सबका सही है. जीरो रहेगा. क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि अंदर मास प्रेजेंट नहीं होता है. स्फेरिकल शेल सिर्फ सर्कमफरेंस पार्ट पर उसके रिम पर प्रेजेंट रहेगा. इट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड. ओके, सो दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब ही आपको पता है डेरिवेटिव है वेलोसिटी का. ओके, मतलब सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का. ओके, आई इज इक्वल टू क्या है माइनस डीवी बाई डी आर है. ओके, तो किसी भी चीज का डेरिवेटिव कब जीरो आता है बताओ. टेल मी, किसी भी चीज का डेरिवेटिव कब जीरो आता है. जैसे मैं एक नंबर है या ठीक है एक पैरामीटर ले रहा हूँ जिसका डेरिवेटिव निकालने वाला हूँ, तो उसका डेरिवेटिव कब जीरो आता है बताओ. इन विच कंडीशन. हाँ नहीं, एक स्टूडेंट ने दिया है मैक्सिमम वैल्यू नहीं. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू का कुछ कंसेप्ट नहीं यहाँ पर. कांस्टेंट रहा तो जैसे मैं अगर डेरिवेटिव निकालता हूँ आपको पता होगा डी बाई डी एक्स अगर मैं 2 नंबर का निकालता हूँ तो वो डेफिनेटली जीरो आएगा. क्यों? क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते, वेरिएबल का निकाल सकते, दैट्स व्हाई. तो यहाँ पर v क्या है बताओ फिर. अगर स्फेरिकल शेल के अंदर इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो है तो फिर ये डेफिनेटली v मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल क्या होना चाहिए बोलो बच्चों. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर जीरो आ रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होना चाहिए इनसाइड द सरफेस. डेफिनेटली कांस्टेंट रहना चाहिए. ओके, और वो कांस्टेंट वैल्यू होता है माइनस जी एम बाय आर. यही वैल्यू होता है माइनस जी एम बाय आर. मतलब केस थर्ड क्या रहेगा आप देखिएगा बच्चों. केस थर्ड क्या रहेगा व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब इनसाइड. तो इनसाइड भी ये सरफेस उतना ही रहता है जितना सरफेस पर होता है. ओके, वी इन, वी इन मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड ये रहेगा माइनस जी एम बाय आर. ये ना कम होता है ना ज्यादा होता है. ओके, कांस्टेंट रहेगा. अंदर कहीं पर भी जाओ आप, ओके सेंटर पर भी जाओगे तो माइनस जी एम बाय आर है. ओके, मतलब ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है. कोई भी अगर स्फेरिकल शेल है ना तो उसके सेंटर से आप सरफेस तक कहीं पर भी जाओ उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे ना डिक्रीमेंट होगा ना ही इंक्रीमेंट, कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो ये स्पेशलिटी होता है. नो डाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा अंदर क्योंकि अंदर मास प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रह सकता है. ओके, और इसका भी ग्राफ निकालेंगे हम अब. ओके, तो इसका ग्राफ तो थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि अंदर सब कांस्टेंट है. तो आप देखिएगा ये v वर्सेस r का ग्राफ है. तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसका कब ऑकर होगा जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के साथ इक्वल होगा. बाहर आपको पता है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, इस वजह से वक्त के साथ डिक्रीज होगा. ठीक है ऐसे. लेकिन ऑन द सरफेस gm बाय r है
और यही वैल्यू इसका कांस्टेंट होगा, तो इस वजह से ये ग्राफ ऐसा आएगा। तो याद रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के दो ग्राफ, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के दो ग्राफ, सॉलिड स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर के लिए। उसके बाद आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी ग्राफ मैंने बताया था। सेंटर से हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गए थे तो उसका भी ग्राफ। तो ऐसे 4 या 5 ग्राफ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, और इन्हीं ग्राफ्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस पर आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे, तो एट द टाइम आपको ये पार्ट जरूर पूछा जाएगा। इज इट ओके? सभी को क्लियर हो गया? सेंटर पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब इस केस में कितना रहेगा, -gm/r, क्योंकि अंदर पूरा ही कांस्टेंट है, तो कहीं पर भी जाओ आप -gm/r ही रहेगा। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया बच्चों? ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, और यहाँ पर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है। ओके, ठीक है। ठीक है, चलेगा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड नेक्स्ट बिट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर खत्म हो जाता है। ओके, इस टॉपिक के मेन बिट अगर देखा जाए तो इतने ही रहते हैं। ओके, अब एक नेक्स्ट बिट है, बहुत इंपॉर्टेंट बिट है। अब दो, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप एनर्जी, और मतलब ये भी इंपॉर्टेंट ही था, लेकिन ये थोड़ा अलग बिट है, और आपने एस्केप वेलोसिटी ये नाम सुना है पहले, तो ये बता सकता है आपने से एस्केप वेलोसिटी आपने स्टडी किया है 10th स्टैंडर्ड में, तो क्या कोई बता सकता है मुझे? तो दो ही बिट बचे अब, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप एनर्जी, उसके बाद केपलर्स लॉज और सैटेलाइट मोशन। ओके, तो जैसे मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में नियर बाय हमारा 80% टॉपिक खत्म होगा, तो वो हो चुका है। ओके, नियर बाय, तो एस्केप वेलोसिटी की ओर जाएंगे हम, और इसके वेलोसिटी भी कवर करेंगे। एस्केप वेलोसिटी पता है आपको, मतलब ये हमारा अर्थ है, तो ठीक है, किसी ने बताया शायद, हाँ आपने डायरेक्ट इसका डेरिवेशन बताया, रूट अंडर रूट जीएम 2gm/r। ठीक है, तो राइट आंसर उसका वो फॉर्मूला है। इसके वेलोसिटी v से हम इंडिकेट करते हैं, आपको पता होगा। और ये एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या होता है देखिएगा, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ कुछ डिस्टेंस तक, मतलब कुछ डिस्टेंस तक क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक, तो इसी को अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। ओके, तो इनसाइड वो अट्रैक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को, आउटसाइड नहीं करेगा। ओके, मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तक ऑब्जेक्ट को क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होता है। ओके, अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो मुझे अगर एक सैटेलाइट को मतलब लॉन्च करवाना है मार्स पर, ये हमारा यहाँ पर मार्स है। ओके, तो मुझे मार्स पर अगर एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है यहाँ से, मैं एसएलवी से उसे छोड़ने वाला हूँ, तो मुझे इस एसएलवी को है ना इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करवा के बाहर निकालना पड़ता है। ओके, तो इसी वजह से मुझे एक मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ता है इस एसएलवी को, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, ताकि वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करके बाहर निकल सके। ओके, तो उसी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। एस्केप मतलब निकल जाना, दूर जाना। ओके, किसी भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अगर एस्केप होना है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो उसे एक मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ता है सरफेस पर, और उस वेलोसिटी को ही एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। अगर ये सैटेलाइट का वेलोसिटी थोड़ा भी अगर कम रहा ना एस्केप स्पीड से, मतलब इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले से एक वैल्यू मिल जाता है हमें, तो उस वैल्यू से थोड़ा भी अगर एस्केप वेलोसिटी कम रहा ना, तो फिर बहुत दिक्कत आता है। फिर उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर नहीं निकल जाता है, और वहां पर फ्रिक्शन होकर वो एसएलवी जल भी सकता है या ब्लास्ट भी हो सकता है। इस वजह से हमें इंश्योर करना पड़ता है, अगर मैं मार्स पर मिशन करना चाहता हूँ ना, तो वो ऐसे नहीं कर सकता हूँ मैं, मुझे उसके लिए बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, और ये इंश्योर करना पड़ता है कि जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगा ना, तो तब उसका वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी हो। ओके, मस्ट बी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी हो, इक्वल रहा तो भी चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ओके, और 19-20 कैलकुलेशन में थोड़ा फार मतलब एरर आ ही जाता है। इस वजह से हम हमेशा एस्केप स्पीड जो होता है, सैटेलाइट का जो प्रोजेक्शन स्पीड होता है, अगर उसे एस्केप करवाना है तो उससे थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं। ओके, ताकि वो अच्छी तरह से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल सके, तो ऐसे स्पीड को एस्केप स्पीड कहा जाता है। अभी ये हुआ उसका कंसेप्ट, एस्केप स्पीड होता क्या है, उसका लगा तो डेफिनेशन लिख लो आप, एस्केप वेलोसिटी या फिर एस्केप, ठीक है, एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी हमारा टॉपिक है, उसमें अभी हम एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख रहे हैं।
एस्केप वेलोसिटी वी से हम इंडिकेट करते हैं। ओके, तो आप देखिएगा, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट, it is the minimum velocity required by an object located at the located at the planet's surface, so that so that it just so that it just escapes the planet's gravitational field। ओके, मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ओके, जब वो सरफेस पर होता है प्लैनेट के तब, ताकि वो क्या कर सके, एस्केप कर सके प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो उसी वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है और इसे हम वी से इंडिकेट करते हैं। ओके, और इसे आप निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, आप देखिएगा, मतलब प्लैनेट सबसे पहले सरफेस पर होता है। ओके, और जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस चला जाता है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाता है ना, तो उसका इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने से फाइनली उसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है। जो कुछ होगा वो इनिशियली होगा। ओके, तो इनिशियली आपको पता है प्लैनेट पर दो एनर्जीज होते हैं, मतलब टोटल एनर्जी एट सरफेस मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट पॉइंट। तो टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट पॉइंट तो जीरो रहेगा, ना वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगा ना पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट को, इस वजह से। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने के बाद तो अर्थ तो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा उस ऑब्जेक्ट को, तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो रहेगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस होने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो आप देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब उसको सरफेस पर ही एनर्जी देना पड़ता है एस्केप स्पीड, तभी वो एस्केप हो जाता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर तो देखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, माइनस जी एम बाय आर, इज इट ओके, माइनस जी एम एम बाय आर। आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये रहेगा माइनस जी एम एम बाय आर। ओके, माइनस होता है ये इस वजह से, और ये माइनस उधर जाके प्लस होगा, तो जी एम एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होगा। तो ये यम और ये यम कैंसल। ओके, और फाइनली आंसर आ जाएगा जो आपने बताया था सबसे पहले मुझे, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 GM बाय आर। 10th स्टैंडर्ड में आपको ये डायरेक्ट था, लेकिन अभी मैंने डिराइव करके बताया कि एग्जैक्टली ये ऐसे क्यों आता है। ओके, समझ में आ गया बच्चों इसका डेरिवेशन। वीई एस्केप स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GM बाय आर। इज इट ओके? आ गया समझ में? ठीक है, तो आप देखिएगा, आपको तो पता ही है इस इक्वेशन में टू मतलब एक कांस्टेंट नंबर है, उसका वैल्यू तो हमें मतलब टू ही रहेगा। ओके, इसमें अगर हम सभी वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो हमें एक वैल्यू मिल जाता है, वो निकालते हैं हम। टू इंटू जी का वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू यम का वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू आपको पता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होगा। तो इन सभी वैल्यूज को पुट करते हैं हम, तो फाइनली एक आंसर मिल जाता है हमें, और वो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये सभी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो एस्केप स्पीड का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप अर्थ पर हो और अगर आपको वो होते हैं ना सुपरमैन स्पाइडरमैन जैसा, उड़कर आपको अगर अर्थ से मार्स पर छलांग लगाना है, तो आपको कितना वेलोसिटी गेन करना पड़ेगा खुद का, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? समझ में आ गया? तो इतना स्पीड आपको गेन करना पड़ेगा अर्थ सरफेस पर, तभी आप दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हो। ओके, तो ये अर्थ सरफेस पर रहेगा। ठीक है
ये एस्केप स्पीड का फॉर्मूला √2gm/r, और आपको पता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब इसका एक अनदर फॉर्म में हम ग्रेविटेशनल मतलब एस्केप स्पीड का फॉर्मूला निकालते हैं। स्मॉल जी इज इक्वल टू आपको पता है gm/r² होता है ऑन द अर्थ सरफेस। तो हम gm का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं बच्चों? बोलो, मैंने आपको बताया था कोई भी फॉर्मूला हो इस चैप्टर का, उसका अगर दूसरा फॉर्म चाहिए हमें, तो gm की जगह स्मॉल जी इंटू r² पुट करो। ओके, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ इस फॉर्मूले में, देखिएगा बच्चों, gm की जगह स्मॉल जी इंटू r² में पुट करने वाला हूँ। तो देखिएगा आप क्या आएगा, VE इज इक्वल टू √2g r² डिवाइडेड बाय r। तो ये r और ये r² का r कैंसिल हो गया। ओके, तो फिर क्या बचने वाला है, √2gr। तो ये रहेगा अनदर एक फॉर्मूला, एस्केप स्पीड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, और ऊपर वाला जो फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी है। ओके, कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अलग अलग टर्म में ये फॉर्मूला अलग अलग आएगा। ठीक है, इज इट ओके? ठीक है, तो ये रहेगा आंसर। नाउ सीयर, अभी देखिएगा, ये दोनों भी फॉर्मूले याद रखना एस्केप स्पीड के। एस्केप स्पीड जैसे और एक एस्केप वेलोसिटी जैसे और एक वेलोसिटी होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, उसके बारे में भी देख लेते हैं। जब सैटेलाइट का बिट आएगा तो तब आपको ज्यादा फोकस किया है क्रिटिकल पर और एस्केप पर, लेकिन इन्होंने दिया है तो फिर स्पीड को हम यहीं पर ठीक है प्रोसीड करते हैं, लेकिन एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, एस्केप स्पीड के जो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए वो लिख लीजिएगा। एस्केप स्पीड डिपेंड्स ऑन, मतलब ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है उस हिसाब से एस्केप स्पीड किस पर डिपेंडेंट है वो लिखिएगा, ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। एस्केप स्पीड डिपेंड्स ऑन, तो एस्केप स्पीड किस किस पर डिपेंडेंट है देखिएगा, पहले मास m एंड रेडियस r ऑफ द एंड रेडियस r ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, किसी भी प्लैनेट का अगर एस्केप स्पीड निकालना चाहते हो आप, हर एक प्लैनेट का अपना अपना एस्केप स्पीड होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उन प्लैनेट्स का अलग अलग होता है, और वो डिपेंड होता है उस प्लैनेट के मास पर और उसके रेडियस पर। तो मास और रेडियस चेंज होने से हर एक प्लैनेट का एस्केप स्पीड अलग अलग होता है। ओके, उसके बाद पोजिशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पोजिशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, मतलब आप जितना ज्यादा हाइट से प्रोजेक्ट करोगे उतना कम एस्केप स्पीड लगेगा, क्योंकि उतना ही वहां पर मतलब हाइट ज्यादा होता है, तो इस वजह से एनर्जी कम लगेगा उसे वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो ये दो फैक्टर पर एस्केप स्पीड डिपेंड होता है। ओके, अब एस्केप स्पीड किस पर डिपेंड नहीं रहेगा वो लिख लीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको थियोरेटिकल एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर है मास यम ऑफ द बॉडी, मतलब जिस बॉडी को प्रोजेक्ट करना है ना, अगर मुझे एक सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है ना मार्स पर, तो मुझे उस सैटेलाइट का मास मैं कितना भी ले सकता हूँ। मैं 10 kg का सैटेलाइट क्यों ना लूँ, या फिर 1 टन का सैटेलाइट क्यों ना लूँ। ओके, मुझे दोनों को प्रोजेक्ट करने के लिए एस्केप स्पीड उतना ही लगने वाला है। ओके, क्योंकि उस सैटेलाइट के मास पर वो डिपेंडेंट नहीं है। इट डजंट डिपेंड्स ऑन स्मॉल एम, इट ओनली डिपेंड्स ऑन कैपिटल एम। कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ। एस्केप स्पीड है उस प्लैनेट के मास पर और उस प्लैनेट के रेडियस पर डिपेंड रहेगा। इट डजंट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, मास ऑफ द बॉडी, mass volume of body which is projected। उसके बाद सेकंड रहेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप कैसे भी क्यों ना करो, ओके, ये सेम ही रहता है। आपको पता है अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का,
उस हिसाब से सैटेलाइट को सीधा नहीं भेजते वो परपेंडिकुलरली, वो अभी थोड़ा ऐसा टेढ़ा करके भेजते हैं, आपने देखा होगा। ओके, तो इससे थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है उनको सैटेलाइट प्रोजेक्ट करने में, एनर्जी थोड़ा कम लग जाता है। ओके, तो इस वजह से वो वैसा भी करते हैं क्योंकि एस्केप स्पीड तो उतना ही लगता है। ओके, दैट्स व्हाई बहुत मतलब बड़े-बड़े कैलकुलेशन होते हैं जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तब बहुत करोड़ों का खर्चा आता है। ओके। इसके बाद एस्केप एनर्जी है, मतलब कितना एनर्जी एक सैटेलाइट को देना पड़ेगा उसे अगर अर्थ सरफेस से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है तो उसे एस्केप एनर्जी कहा जाता है। एस्केप वेलोसिटी जैसे मतलब एक अनदर एक बिट रहेगा एस्केप एनर्जी। ठीक है, इस बिट को यहीं पर पूरा खत्म कर देते हैं। एस्केप एनर्जी मतलब क्या रहेगा? मिनिमम एनर्जी गिवन टू पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो दैट इट कैन जस्ट एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसका एक मिनिमम एनर्जी देना है सैटेलाइट को, ओके, ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो सके, उस एनर्जी को कहा जाता है एस्केप एनर्जी। ओके, तो लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन। मिनिमम एनर्जी गिवन टू अ पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी so that it just escape the earth's gravitational field। ओके, तो ये रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अगर हमें चाहिए तो क्या रहेगा, आप देखिएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, ये रहेगा मतलब उस मिनिमम एस्केप एनर्जी का। ठीक है, एस्केप एनर्जी है तो इसे ई सफिक्स ई से इंडिकेट करते हैं हम। ओके, आपको पता है ये हमारा वर्क डन है। इज इट ओके? यही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और इसको अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें मतलब ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको। ये एस्केप एनर्जी जो रहेगा ई सफिक्स ई से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इसे, तो इसे आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आपको पता है अर्थ सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसके ऊपर कितना एनर्जी होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जी एम एम माइनस जी एम एम बाय आर, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है। ओके, और ये प्लस साइन मतलब क्या इंडिकेट करेगा उसे हम बाहर निकलने के लिए एनर्जी देने वाले। ओके, जो जब तक माइनस साइन है तब तक अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ये प्लस जी एम एम बाय आर, उतना ही अगर इक्वल एंड अपोजिट एनर्जी दे दे हम उस पार्टिकल को, मतलब ये जो पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल एम है, ये कितने एनर्जी के साथ बाउंडेड है हमारे अर्थ के सेंटर के साथ, माइनस जी एम एम बाय आर। तो उतना ही एनर्जी अगर उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में दे दें तो वो पार्टिकल तो एस्केप हो जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो यही बीट है, इसे कहा जाता है एस्केप एनर्जी। ओके, तो ये भी जूल्स में मेजर किया जाएगा, और ये निगेटिव रहेगा हमारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। इज इट ओके? तो अभी देखिएगा पार्टिकल को अगर एस्केप करवाना है तो उसे कितना मतलब एस्केप एनर्जी आपको निकालने का अनदर एक फॉर्मूला देखिएगा। एस्केप एनर्जी एस्केप एनर्जी हम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी देते हैं। तो एस्केप एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एस्केप वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एस्केप वेलोसिटी। तो आप देखिएगा फिर क्या आएगा ये। एस्केप एनर्जी आपको पता है, अभी मैंने निकाल के दिखाया, जी एम एम बाय आर रहेगा। ओके, और एस्केप काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एस्केप एनर्जी, तो एस्केप वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर रहेगा। तो इन दोनों को इक्वेट करना है तो एम एम कैंसिल होगा, उस पार्टिकल का मास चला जाएगा, तो टू जी एम बाय आर। ओके, टू जी एम बाय आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर होगा, और फिर वी का वैल्यू आएगा वही जो हमने पहले निकाला था, रूट टू जी एम बाय आर। ओके, तो ये होगा,
तो यही है बीट है। ओके, यहाँ पर हमने ये एस्केप वेलोसिटी का जो आंसर है वो किस लॉजिक से निकाला है यहाँ पर, ड्यू टू द लॉजिक ऑफ एस्केप एनर्जी। ओके, तो फाइनली उसका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा बिट हमारा खत्म हो जाता है। ओके, तो अब देखिएगा अलग अलग केसेस में अलग अलग वे के साथ ये एस्केप स्पीड प्रोपोर्शनल होता है। इस एस्केप स्पीड के दो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे, अंडर रूट 2gm/r और अंडर रूट 2gr स्मॉल gr। तो अब देखिएगा अलग अलग केसेस में ये एस्केप स्पीड अलग अलग वे से डिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल है। पहला फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो एस्केप स्पीड कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सिर्फ यम है। तो अगर मास कांस्टेंट है, ओके, इफ मास इज कांस्टेंट देन देन क्या होगा, फिर देखिएगा एस्केप स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आर होगा। ठीक है, इज इट ओके? ये पहला रिलेशन याद रखना एस्केप स्पीड का डिस्टेंस के साथ। इफ जी इज कांस्टेंट, अगर ये जी कांस्टेंट रहा तो फिर एस्केप स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के साथ। ओके, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कांस्टेंट है तो एस्केप स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ आर के साथ। और लास्ट एक वेरिएशन है, आपको पता है हम इस यम का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रो इनटू वी पुट कर सकते हैं। तो रो अगर कांस्टेंट रहा तो वी मतलब आपको पता है वॉल्यूम, मास को हम रो इनटू वी से रिप्लेस करने वाले हैं। तो वॉल्यूम की जगह हम पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो क्या आएगा, फिर बोलो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब वी का वैल्यू क्या आएगा, आप देखिएगा 2g, और एम का वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर। तो ये आर और ये आर क्यूब आर स्क्वायर हो जाएगा फिर, और फाइनली फिर आ जाएगा ये 4/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 8/3 जी रो, क्या बचेगा पाए 4/3 जी रो पाए इंटू आर। ओके, आर स्क्वायर रूट के बाहर भी निकाल सकते हैं हम। ओके, तो ऐसा ये फॉर्मूला रहेगा इसके स्पीड का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रो। ओके, इज इट ओके? 8/3 पाए रो जी, ओके बराबर है 8/3 पाए रो जी, ये आएगा वैल्यू। तो ये कब फॉर्मूला रहेगा एप्लीकेबल, इफ रो इज कांस्टेंट, डेंसिटी अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर एस्केप स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के साथ। ओके, तो बस ये तीन फॉर्मूले से तीन अलग अलग कंडीशन में एस्केप स्पीड अलग अलग वे से डिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल है, और ये आपके आंखों के सामने है। ठीक है, इज इट ओके? आ गया समझ में ये? बस इतना ही, ये प्रोपोर्शनल रहेगा, याद रखिएगा। अभी एक चीज है और, क्रिटिकल स्पीड, जैसे एस्केप स्पीड होता है वैसे क्रिटिकल स्पीड होता है। तो उस क्रिटिकल वेलोसिटी का भी हम डेरिवेशन कर लेते हैं, और उस क्रिटिकल स्पीड का हम मतलब ये एक्चुअल में बीट क्रिटिकल स्पीड का आपको सैटेलाइट में आने वाला है, लेकिन 2 मिनट में यहाँ पर ले ही लेते हैं क्योंकि इसका एक रिलेशन वाला फॉर्मूला होता है हमारे एस्केप स्पीड के साथ। तो क्रिटिकल स्पीड मतलब क्या रहेगा, आप देखिएगा एस्केप स्पीड ने सैटेलाइट को अ, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर लेके भेजा था। ओके, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा एक सैटेलाइट हमें लॉन्च करना है। तो सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद उसे एक ऑर्बिट में हमें लॉन्च करना है, सर्कुलर मोशन करवाना है उसका। ओके, आपको पता है सैटेलाइट को हम एक हाइट पर प्रोजेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको हम सर्कुलर मोशन करवाते हैं। तो ऐसा ये मोशन करते रहता है अपने अपने मतलब वे से। ओके, ऐसा। तो सीयर अब देखिएगा अब क्या रहेगा, मतलब क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अब देखिएगा क्रिटिकल वेलोसिटी हम वी सफिक्स आर से इंडिकेट करते हैं। ओके, जैसे या फिर वीसी से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, स्पीड ही कहो इसे। तो वीसी मतलब क्रिटिकल स्पीड रहेगा द मिनिमम हॉरिजॉन्टल
speed is given to the minimum horizontal speed is given to object to project in circular orbit around the minimum horizontal speed is given to the object to project in circular orbit around the planet is called critical speed. तो इसी को हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। आप देखिएगा क्रिटिकल स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन करने वाला है, वो जो सैटेलाइट रहेगा या फिर वो जो बीट रहेगा वो सर्कुलर मोशन करने वाला है जिसका मास ही हमें। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा फोर्स इसेंशियल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा? m इंटू वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर मस्ट बी इक्वल टू आएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। तो ये मतलब यहाँ पर भी एक कैपिटल आर लो, ठीक है। अब हम इसे हमेशा सैटेलाइट को एट आई डी एच पर ही पुट करते हैं, इस वजह से बेटर वे हम क्या करते हैं स्मॉल आर लेते हैं यहाँ पर कैपिटल आर की जगह। आपको पता है ये स्मॉल आर मतलब कैपिटल आर प्लस एच होगा। ये हमारे अर्थ का रेडियस आर है, उसके ऊपर एच हाइट पर हम उसे प्रोजेक्ट कर मतलब ऑर्बिट में घुमाने वाले हैं, इस वजह से ये स्मॉल आर रहेगा। तो माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आर और ये आर स्क्वायर का एक आर कैंसिल हुआ, ओके। ये यम और ये यम कैंसिल हुआ, तो क्रिटिकल स्पीड होगा वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर। तो इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी सी इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट जी एम बाय आर, और ये स्मॉल आर की जगह हम आपको पता है क्या रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल आर प्लस एच, ओके। तो ऐसा ही बीट रहेगा। अभी देखिएगा अगर कोई सैटेलाइट बहुत ही क्लोज टू द अर्थ सरफेस अगर मूव करता है ना, तो फिर एच का वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होता है और उसे हम जीरो कंसीडर करते हैं। इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस देन उसका क्रिटिकल स्पीड जो होगा वो ऐसा आएगा जी एम बाय कैपिटल आर भी आ सकता है, ओके। मतलब डिपेंड ऑन कंडीशन ये बीट रहेगा, ओके। और ये एस्केप स्पीड जो है ना ये भी हम एटाइड एच पर भी निकाल सकते हैं। एटाइड एच पर अगर हमें एस्केप वेलोसिटी देना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला सिर्फ कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर आएगा, ओके। तो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या है आप देखिएगा सरफेस से प्रोजेक्ट करेंगे तो कैपिटल आर आर आएगा और एटाइड एच से करेंगे तो कैपिटल आर प्लस एच आएगा, ओके। तो यही फॉर्मूला मैं नीचे पुट कर रहा हूँ, देखिएगा। तो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला हमारा रहेगा अंडर रूट टू जी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस एच। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच। तो बताओ स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच मतलब ही क्या है क्रिटिकल स्पीड। तो इससे हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा v इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ वी सी। इज इट ओके? क्रिटिकल स्पीड हमेशा क्या होगा आप देखिएगा एस्केप स्पीड जो होगा वो हमेशा क्रिटिकल स्पीड के रूट टू टाइम्स होगा। So this is the relation between critical speed and escape speed. Is it okay? This concept is clear to all of you? आगे समझ में बच्चों? इसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। अगर कोई सैटेलाइट जैसे मैंने आपको बोला है कि वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस अगर मूव करता है ना, तो फिर हम आर प्लस एच की जगह आर ही ले लेते हैं और उस कंडीशन में क्रिटिकल स्पीड आ जाएगा। मतलब इसको अनदर फॉर्मूले से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। आपको पता है जीएम का वैल्यू हम स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, आर आर कैंसिल होगा तो स्मॉल जी इंटू आर भी इसका फॉर्मूला आ सकता है। तो ये सभी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं इसके वेलोसिटी की तरह तो इसका आंसर आ जाता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। अगर कोई सैटेलाइट को वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस मूव करना है तो उसका क्रिटिकल स्पीड लगता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दिया तो वो एस्केप ही हो जाता है, ओके। मतलब ये कैसा केस होता है देखिएगा किसी भी सैटेलाइट को अगर हम लॉन्च करना चाहते हैं, ओके। मतलब सैटेलाइट को में यहाँ से एक पहला स्टेज होता है इंजन का जो उसे सफिशिएंट हाइट देता है और यहाँ पर आने के बाद सैटेलाइट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में
लाया जाता है और फिर इसको जो चाहे वो वेलोसिटी दिया जाता है। एस्केप वेलोसिटी दिया तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है ऐसे। क्रिटिकल स्पीड दिया तो फिर ये सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च होता है। तो यहाँ पर उसको जो वेलोसिटी देते हैं उसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर आपने इक्वल टू वी दिया, वी मतलब एस्केप स्पीड, तो वो निकल जाता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। और एग्जैक्टली अगर आपने उसे वीसी दिया, ओके, 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में, तो फिर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहेगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। अभी मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट लेंगे। अभी इतना ही, ओके। नेक्स्ट पार्ट हम कल के लेक्चर में लेंगे, ओके, ठीक है। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट। ठीक है, कल ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर रहेगा इस टॉपिक का, तो कल जरूर अटेंड कीजिएगा लेक्चर को। थैंक यू। आज हम यही स्टॉप करते हैं हम।